आज मैं आपसे इंडिया में प्रॉपर्टी बाइंग से रिलेटेड एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूंगा जिसकी नॉलेज डे टू डे में बहुत से लोगों को नहीं होती और उसके कारण ही बाद में हम कभी लीगल झंझटों में फंस सकते हैं। टॉपिक का नाम है म्यूटेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। म्यूटेशन प्रॉपर्टी का होता है जब भी कोई सेल प्रोसीड हो जाती है, चाहे वो लैंड के आपने खरीदी हो, चाहे आपने कमर्शियल कुछ शॉप खरीदी हो, चाहे आपने फ्लैट खरीदा हो, चाहे आपने अपना इंडिपेंडेंट हाउस खरीदा हो, तो जब भी आपकी सेल प्रोसीड हो जाती है तो उसके बाद प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराना होता है। ये कोई लीगली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उससे होता क्या है कि आपको ये हर स्टेट में वेरी करते हैं इसके चार्जेस। और इसके अंदर मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ कि म्यूटेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी जो होता है ये लैंड डिपार्टमेंट, मतलब जो आपकी एरिया की जो म्यूनिसिपल बॉडी है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन रखती है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का, मतलब जो प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है उसका डिटेल्स रखती है वो बॉडी। और उसके अंदर वो भी डिटेल्स होती है कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो ट्रांसफ़र होता है ओनरशिप का वो भी आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉपर्टी बाइंग के ऊपर। तो म्यूटेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी कराने से क्या होता है, दो फायदे होते हैं। एक तो आपको रिकन्फर्म हो जाता है कि जो म्यूनिसिपल बॉडी के जो रिकॉर्ड्स है उसके अंदर जो ओनरशिप ट्रांसफ़र आपके नाम हो चुकी है। दूसरा जो प्रॉपर्टी टैक्स का रिलेटेड मैटर्स होते हैं, मतलब कि अगर आप म्यूटेशन करा लेते हैं तो वो रिकन्फर्म हो जाता है कि प्रॉपर्टी बाइंग के साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स भी आपके नाम ट्रांसफ़र हो गया है। तो इससे आपको एक तरह से सोने से सुहागे वाली बात है कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाती है। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या क्या इसके अंदर चार्जेस लगते हैं। बड़ा ही इजी प्रोसेस है और बड़ा ही क्विक प्रोसेस है आजकल। तो बड़े लोग ये सोच लेते हैं कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा ली या पावर ऑफ अटॉर्नी करा ली तो बस काम खत्म और काम पक्का, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी म्यूटेशन का प्रोसीजर बिल्ट इन फ्लैट, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, इंडिपेंडेंस हाउस का अलग होता है और एग्रीकल्चर लैंड का म्यूटेशन कराने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले देख लेते हैं किसी भी एक प्रॉपर्टी का एक बेसिक सेल परचेज प्रोसीजर। अगर पहले हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो बायर सेलर के बीच में नेगोशिएशन होता है, फिर आप सेल एग्रीमेंट बना लेते हैं और उसके बाद सेल डीड को रजिस्टर या पावर ऑफ अटॉर्नी करा लेते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के केस में आप रजिस्ट्री या पावर ऑफ अटॉर्नी कराने के बाद भी उसके लॉफुल और लीगल ओनर नहीं कहलाते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी म्यूटेशन कराना ही पड़ेगा, तभी आपको ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर होंगे और आपको ओनरशिप का टाइटल ट्रांसफर होगा। मतलब एग्रीकल्चर लैंड के केस में म्यूटेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है वो फाइनल डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है आपको लीगल ओनर और लीगल टाइटल देने के लिए। अगर हम नॉन एग्रीकल्चर लैंड, बिल्ट अप प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंस हाउस, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो इसके अंदर भी बायर सेलर के बीच में नेगोशिएशन होता है, सेल डीड बनाई जाती है और उसके बाद रजिस्ट्री या पावर ऑफ अटॉर्नी करा ली जाती है। इस केस में रजिस्ट्री या पावर ऑफ अटॉर्नी ओनरशिप राइट्स के लिए फाइनल डॉक्यूमेंट माना जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो कई बार म्यूनिसिपैलिटी में लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी पहले वाले ओनर के नाम ही चलता रहता है। इसलिए म्यूटेशन कराने के बाद आप रिकन्फर्म कर लेते हैं कि गवर्नमेंट के लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप ही उस प्रॉपर्टी के लॉफुल और लीगल ओनर हैं और प्रॉपर्टी टैक्स की लायबिलिटी भी आप पर ट्रांसफर हो गई है। तो इस तरह आप रिकन्फर्म कर लेते हैं सारी डिटेल्स को। आपने बड़ी बारी सुना होगा कि गांव में किसी के पास जमीन थी और उसने जमीन बेच दी और थोड़े टाइम के बाद पहले वाले मालिक ने दोबारा उसी जमीन को किसी और को बेच दिया। एक्चुअली ये होता है क्योंकि नए बायर ने लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर का रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं कराया होता। वो अभी भी पुराने ओनर के नाम ही सब कुछ चल रहा होता है और इसलिए इसे मिसयूज किया जा सकता है आसानी से। तो इस कारण इसका डबल सेल से भी बचाव होता है। कभी कभी कुछ केसेस में गवर्नमेंट आपकी लैंड एक्वायर करती है, तो उस केस में भी गवर्नमेंट जो आपको पेमेंट करेगी वो पेमेंट होगी म्यूटेशन डॉक्यूमेंट के बेस पर। मतलब म्यूनिसिपैलिटी के लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उस प्लॉट पर जिसका भी नाम होगा उसी के नाम चेक बना दिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किन सिचुएशंस में प्रॉपर्टी की म्यूटेशन आपको करानी चाहिए। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं रजिस्ट्री के द्वारा तो म्यूटेशन करानी चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो म्यूटेशन जरूर करानी चाहिए, विल के द्वारा अगर कोई ओनर की डेथ हो जाती है तो आप विल के द्वारा प्रॉपर्टी आपको इनहेरिट हो रही है तो आपको म्यूटेशन जरूर करानी चाहिए, लीगल इनहेरिटेंस अगर आपको हो रही है किसी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन जरूर कराएं, ट्रांसफर डीड डॉक्यूमेंट के द्वारा अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो आपको म्यूटेशन डेफिनेटली कराना चाहिए पक्का काम करने के लिए। गिफ्ट डीड के द्वारा भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसे आप डेफिनेटली उसको ट्रांसफ़र जरूर कराइए। भारत के अलग अलग स्टेट्स में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इंतकाल, नकल जमाबंदी, 7/12, फर्द, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ROR। अब मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स और उसके चार्जेस की डिटेल्स।
अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी म्यूटेशन कराने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो आपको सेल डीड की कॉपी लगानी होती है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जिसके ऊपर 3 रुपए की कोर्ट फ़ी की स्टैंप लगती है। उसके बाद 100 रुपये के स्टैंप पेपर के ऊपर 100 रुपीज़ के मतलब स्टैंप पेपर के ऊपर एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनाया जाता है और 10 रुपये के स्टैंप पेपर के ऊपर एक एफिडेविट बनाया जाता है। तो और सबसे लास्ट में इसके अंदर साथ लगाना होता है आपको प्रॉपर्टी टैक्स के क्लियरेंस पेपर, जो आपका लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स दिया गया है उसकी रिसिप्ट साथ लगानी होती है। जैसे ही आपके ये चारों डॉक्यूमेंट्स पाँचों रेडी होते हैं तो आप अपनी म्यूनिसिपल बॉडी को आप कर सकते हैं अप्रोच, और वहाँ पे जैसे ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन कुछ दिनों बाद कर दी जाती है। अगर आप ओनर की डेथ के बाद अगर प्रॉपर्टी की म्यूटेशन अपने नाम करा रहे हैं तो उसके अंदर इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको विल की कॉपी लगानी पड़ती है और मैंडेटरी आपको सबसे ज़रूरी है डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी साथ लगानी होती है। उसके बाद सेम प्रोसीजर वही 100 रुपीज़ का इंडेमनिटी बॉन्ड बनाया जाता है स्टैम्प पेपर के ऊपर, 10 रुपीज़ का नोटरी से अटेस्ट कराया जाता है एफिडेविट 10 रुपये का, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा से अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टी टैक्स क्लियरेंस पेपर आप दोबारा से सबमिट कर सकते हैं ओनर की डेथ के बाद अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और आपके नाम प्रॉपर्टी म्यूटेशन हो जाती है। अगर आप इन केस की पावर ऑफ अटॉर्नी की आपकी प्रॉपर्टी है जो आपने खरीदी है तो उस केस में पावर ऑफ अटॉर्नी के सभी पेपर साथ लगाए जाते हैं और 100 रुपये के इंडेमनिटी बॉन्ड मतलब स्टैम्प पेपर पर लगाया जाता है, नोटरी से अप्रूव्ड 10 रुपये का एफिडेविट लगता है और साथ ही एप्लीकेशन लगाई जाती है, उसके ऊपर भी 3 रुपये की कोर्ट फ़ी लगती है। और ये सेम प्रोसीजर है कि उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में और आपके नाम म्यूटेशन प्रॉपर्टी की कर दी जाती है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में दी गई डिटेल्ड जानकारी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए कामना करता हूं आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।